हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले बार क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिए थे। आज हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ ग्लाइकोजन के रूप में संयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत और मांसपेशियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा यकृत। यकृत को हमारे शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो दांत का इनामेल होता है, मतलब दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे दांत का। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कि दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व मुख्य रूप से सहायक होता है? तो ये होता है कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों के निर्माण के लिए हम लोग को कैल्शियम और फास्फोरस होना चाहिए। अगला है, भोजन निकलने में कौन सा अंग सहायक होता है? तो वो होता है जीभ, भोजन निकलने में सहायता करता है। टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से कार्य करता है? तो ये हल्का अम्लीय माध्यम होता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है हल्का अम्लीय होता है। पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम से कार्य करता है? तो ये भी हमारा अम्लीय होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस माध्यम से कार्य करता है? तो ये क्षारीय माध्यम, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो क्षारीय माध्यम में वर्क करता है। आप लोग मुझे इसका आंसर से भी बताइएगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से रिलीज करता है, कहाँ से स्रावित होता है। हम अपने पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। ओके, अगला सवाल है कि किस पाचक रस में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये होता है पीत रस। पीत रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अग्न्याशय रस की प्रकृति क्या होती है? तो अग्न्याशय रस की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, अमाशय की दीवारों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन बचाता है? तो ये तो म्यूकस। हम प्रीवियस लेक्चर में भी अपना बता चुके हैं कि अमाशय में की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से म्यूकस बचाता है। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग का पेट ही नहीं बच पाता। अगला प्रश्न है, वित लवण किसके पाचन में सहायक होता है? तो वित लवण जो होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस में बदलता है? तो पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्ल में बदलता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाते हैं? तो ये ग्लूकोज में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के दौरान वसा किस में बदलता है? तो वसा जो होता है वो वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? तो मुख, गुहा और छोटी आंत में स्टार्च का पाचन होता है। ग्रहनी किसका भाग है? तो ग्रहनी जो होता है वो छोटी आंत का पार्ट होता है। इलियम का मुख्य कार्य क्या होता है? इलियम ये पचे हुए भोजन का अवशोषण में मदद करता है। अगला प्रश्न है, लार में लाइसोसोम एंजाइम का क्या कार्य होता है? ये भोजन, इसका उत्तर है भोजन में उपस्थित मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन सीधे किस अंग में प्रवेश करता है? तो अमाशय से भोजन ग्रहनी से होते हुए छोटी आंत के पहले भाग में प्रवेश करता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ अमाशय की दीवारों में पाई जाती हैं और ये 3 तरह के एंजाइम स्रावित करती हैं। पहला होता है म्यूकस, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पाचक रस का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो पाचक रस का सबसे पहले जो अध्ययन था विलियम ब्यूमॉन्ट ने किया था। ये क्वेश्चन पिछले बार आया था। जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसका रक्त शर्करा का स्तर क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसका रक्त शर्करा बढ़ जाता है। इसलिए अगर कभी डीवी में जाइए तो खाना का नॉर्मल खाइएगा।
क्योंकि शुगर लेवल का हाई हो गया तो आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर से आपको फिर जाना पड़ेगा DV में। ओके, रक्त में यूरिया संश्लेषण किससे होता है? तो रक्त में यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ग्लाइकोजन को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शरीर में ग्लाइकोजन को तोड़ने की प्रक्रिया जो होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाता है। शरीर में ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको भी ग्लाइकोजेनिस कहा जाता है। थोड़ा दोनों का नाम में देखिएगा थोड़ा सा अंतर है, इसका ध्यान में से कन्फ्यूजन मत कर जाइएगा। आजकल रेलवे भी ऑप्शन ऐसे ही देता है कि आप कन्फ्यूज होइएगा और रॉन्ग मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स चला जाएगा। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो वसा का भंडारण होता है वो एडिपोस टिश्यू मतलब वसीय ऊतक में होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से दांतों में रोग हो सकता है? तो विटामिन C की कमी से दांतों में रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, भोजन को चबाने का कार्य कौन से दंत से होता है? तो चवर्णक या आवर्णक दंत से भोजन को चबाने का हम लोग कार्य करते हैं। भोजन को फाड़ने का कार्य कौन देता है? तो भोजन को फाड़ने का कार्य जो होता है वो कैनाइन रदनक, जो हम लोग के मुंह में दोनों साइड में जो दांत होता है ना, जिसको ड्रैकुला दांत भी बोला जाता है, जो ड्रैकुला का जो 2 दांत निकला हुआ होता है, ऊपर का 2 नीचे का 2, वही होता है रदनक। ये मांसाहारी जानवरों में ज़्यादा होता है, हम लोग शाकाहारी। ओके, अगला प्रश्न पे आते हैं, किस अंग में रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों का निर्माण होता है? तो ये होता है यकृत। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो होता है यकृत लीवर में होता है। वसा के पाचन के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? तो वसा के पाचन के लिए अग्न्याशय और पीत रस जरूरी होता है। शरीर के किस अंग में पेयर पेचिस पाए जाते हैं? तो ये छोटी आंत में होता है। अपेंडिक्स किस प्रकार का अंग है? तो ये एक अवशोषी अंग है अपेंडिक्स, क्योंकि अवशोषी अंग वैसे अंगों को कहा जाता है जो हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता। ठीक है, आहार नार की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 9 से 10 मीटर होती है आहार नार की औसत लंबाई, और इसमें से भी छोटी आंत जो होती है सबसे लंबी होती है 6 से 7 मीटर, पहले बता चुके हैं। अगला हम लोग प्रश्न पे आते हैं, अमाशय का कौन सा भाग ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो कार्डियक भाग। अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है? तब पाइलेरिक भाग। 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन पाचन के बाद शरीर में किस रूप से अवशोषित होते हैं? अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद शरीर में किस रूप में अवशोषित होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है, जिसको हमारा शरीर जो है बाद में अवशोषित कर लेता है। वसा पाचन के बाद शरीर में किस रूप में अवशोषित होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। किस अंग में रक्त की कमी होने पर पायलिया रोग होता है? तो यकृत। जॉन्डिस जो होता है वो यकृत के कारण से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत होता है। बच्चों में दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन। हम बताए थे रेनिन होता है जो बूढ़ों में कम हो जाता है, इसलिए बुजुर्गों में दूध पाचन की शक्ति कम हो जाती है। बच्चों में ये रेनिन एंजाइम बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए उन लोगों को कितना भी दूध पिला दीजिए उन लोगों का सारा दूध डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन वही वृद्ध वाले तो बूढ़े लोगों अपना दूध नहीं पचा पाते हैं। अगला प्रश्न है, पाचक तंत्र में भोजन की रासायनिक टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको रासायनिक पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र में भोजन के भौतिक टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भौतिक टूटना इसको यांत्रिक पाचन कहलाता है। भौतिक टूटने का मतलब होता है जो मुंह में हम लोग चबा के उसको जो तोड़ते हैं ना, तो वो भौतिक टूटना कहलाता है। और रासायनिक टूटना के कहने का मतलब होता है जो एंजाइम्स उसको तोड़ता है उसको रासायनिक पाचन कहा जाता है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न पे आते हैं,
ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, बस 10-15 और होगा। अग्न्याशय रस में पाए जाने वाले 3 प्रमुख एंजाइम कौन से होते हैं? तो अग्न्याशय रस में 3 प्रमुख एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन होता है। पीत रस किस रंग का होता है? तो ये हल्का पीला रंग का होता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? तो अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। पाचन तंत्र में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट मतलब जैव उत्प्रेरक होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज कर देता है। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो यह यूरिया में, अतिरिक्त प्रोटीन यूरिया में परिवर्तित हो जाता है और ये परिवर्तन जो होता है वो यकृत करता है, लीवर करता है। कौन सा अंग शरीर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो ये होता है यकृत, लीवर। लैक्टोज एंजाइम का क्या कार्य होता है? तो लैक्टोज एंजाइम जो होता है वो लैक्टोज को पाचन में सहायता करता है, मतलब दूध के पाचन में सहायक होता है। सुक्रोज एंजाइम का क्या कार्य होता है? तो ये सुक्रोज गन्ने के रस के पाचन में मदद करता है। माल्टोज एंजाइम का क्या कार्य है? तो माल्टोज जो होता है माल्टोज के पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, भूख लगने पर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो घ्रेलिन होता है। कौन सा अंग वसा में घुलनशील होता है? तो ADE जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है और इसको का भंडारण जो होता है वो विटामिन K में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम अपना PDF जो है, आप लोग मैसेज चाहिए होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको सेंड कर देंगे, ठीक है? या मेल भी कर सकते हैं, आप मेल कर दीजिए, हम उसको भेज देंगे। ओके।